दोस्तों, हम 21वीं सदी के भारत के लोग हैं, जहां हर सुविधा हमारी उंगलियों पर है। दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ साथ टेक्नोलॉजी के मामले में भी हम किसी से कम नहीं। हाथ में मोबाइल हो तो बस कुछ सेकंड्स में हर जानकारी मिल जाती है। चाहे ट्रेन हो या हवाई जहाज, कुछ ही घंटों में हम अपने काम के लिए किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं और वापस भी आ जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये सारी सुविधाएं हमसे छीन ली जाएं तो क्या होगा? हम बेचैन हो जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे हमारी जिंदगी मुश्किल हो गई। अब सोचिए, 1000 साल पहले का भारत कैसा रहा होगा, जब न गगनचुंबी इमारतें थीं, न मोबाइल, न इंटरनेट, न गाड़ियां और न ही तेज रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेनें। उस वक्त के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करते होंगे? आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और चलते हैं 1000 साल पीछे। लेकिन उससे पहले हमारी वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम आज का भारत देखते हैं तो लगता है वाह कितना बड़ा देश है। लेकिन क्या आप जानते हैं 1000 साल पहले का भारत इससे भी विशाल था? जी हाँ, आज के भारत से कई गुना बड़ा। उस समय भारत सिर्फ भारत नहीं था, बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश और यहाँ तक कि ओमान भी भारत का हिस्सा थे। मतलब उस जमाने का भारत एकदम गोल्डन सब्सक्रिप्शन प्लान था, जिसमें सब कुछ शामिल था। तब भारत के पास इतना बड़ा एरिया था तो हर किसी की नजर इसी पर थी। शायद इसी वजह से भारत पर मुगलों ने आक्रमण किया, अंग्रेजों ने कब्जा करके सालों तक राज किया। इस दौरान भारत को विभाजन यानी बंटवारे के भी कई दर्द सहने पड़े और धीरे धीरे भारत का ये विशाल भूभाग टूटता चला गया। और हाँ, एरिया के हिसाब से भारत उस समय बहुत विशाल था, लेकिन तब इसकी जनसंख्या सिर्फ 3 से 4 करोड़ के करीब थी। हालांकि उस वक्त ये काफी बड़ी संख्या मानी जाती थी, क्योंकि 1000 साल पहले भारत चीन और यूरोप की पॉपुलेशन संख्या की नजर में सबसे ज्यादा मानी जाती थी। 1000 साल पहले का भारत आज जैसा हाईटेक नहीं था। उस समय लोगों का रहन सहन और जीवन शैली बहुत ही नॉर्मल हुआ करती थी, और उस समय ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी में 150 से 200 किलोमीटर से ज्यादा घूम ही नहीं पाते थे। अब सोचिए, आज तो हम फ्लाइट में बैठकर कुछ घंटों में हजारों किलोमीटर का सफर तय कर लेते हैं, लेकिन तब जब यातायात के साधन थे सिर्फ घोड़े और बैलगाड़ी, और इनसे लंबा सफर करना किसी मिशन इम्पॉसिबल से कम नहीं था। इसके पीछे एक और वजह थी, जरूरत। जी हाँ, उस समय लोगों का मुख्य रोजगार था खेती, और खेती के लिए जो भी चाहिए होता था वो सब गांव के आसपास ही मिल जाता था। न शॉपिंग मॉल थे, न ऑनलाइन ऑर्डर का झंझट। मतलब सब कुछ ऑल इन वन पैकेज के साथ अपने गांव में ही मिल जाता था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। तब देश पावर कॉम्प्लेक्स से जूझ रहा था। कोई भी राजा इतना ताकतवर नहीं था कि पूरे देश को एकजुट रख सके। नतीजा ये हुआ कि हमारे देश की सीमाएं कमजोर पड़ गईं, और इसी कमजोरी का फायदा उठाया मुगलों ने। आक्रमण पर आक्रमण हुए और धीरे धीरे देश मुगल सल्तनत के अधीन हो गया। 9वीं सदी के अंत में भारत के इतिहास ने एक नया मोड़ लिया, जब पहली बार किसी विदेशी गुट ने अफगानिस्तान के रास्ते भारत पर आक्रमण किया। उस दौर में ये देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट और चालुक्य जैसे कुछ राजवंश जरूर ताकतवर थे, लेकिन पूरे देश पर शासन करने का सपना कोई नहीं देखता था। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी, जिसे मुगलों ने पहचान लिया। 11वीं सदी के आखिर में मोहम्मद गोरी ने भारत के आखिरी राजा पृथ्वीराज चौहान को हराकर उनके शासन का अंत किया। उसके बाद उत्तर भारत पूरी तरह से मुगलों के कब्जे में आ गया। उत्तर भारत की भूमि उपजाऊ थी, जो इसे आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती थी। यह इलाका न केवल खेती में संपन्न था, बल्कि व्यापार के लिए भी बहुत जरूरी था। यही क्षेत्र भारत को चीन, यूरोप, रूस और सेंट्रल एशिया से जोड़ता था। और दिल्ली तो व्यापार और सत्ता का केंद्र थी। हर शासक का सपना होता था कि वह दिल्ली पर राज करे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब उस समय भारत को यह सब झेलना पड़ा तो इसे सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, 1000 साल पहले भारत आर्थिक रूप से बहुत खुशहाल था। उपजाऊ जमीन, बिजनेस नेटवर्क
और सांस्कृतिक धरोहर ने भारत को दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक बना दिया था। आज हम बात करते हैं जीडीपी और एक्सपोर्ट की, तो हमें लगता है कि भारत आज आर्थिक मोर्चे पर चीन से काफी पीछे है। चीन आज ग्लोबल मार्केट में सबसे बड़ा खिलाड़ी है, चाहे एक्सपोर्ट हो या फिर जीडीपी। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 1000 साल पहले की तस्वीर बिल्कुल उलट थी। उस समय पूरी दुनिया में होने वाले कुल एक्सपोर्ट का 30% हिस्सा अकेले भारत का था, वहीं चीन 25% पर था और यूरोप बस 11% पर सिमटा हुआ था। भारत खास तौर पर कपड़ों, मसालों और खाने पीने की चीजों के एक्सपोर्ट में सबसे आगे था। मसालों की बात करें तो भारत की पहचान ही मसालों से थी। यहाँ इतने किस्म के मसाले मिलते थे कि यूरोपीय देशों को इसकी खुशबू खींच लेती थी। आज भी यूरोप में भारतीय मसालों का जिक्र बड़े चाव से होता है। कहते हैं भारतीय खाने में मसालों का जादू है। लेकिन दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। मसाले हमारे डीएनए में हैं। हम आज से नहीं, बहुत प्राचीन समय से मसालों का यूज करते आए हैं। 1000 साल पहले की लाइफस्टाइल आज के मॉडर्न लाइफ से बिल्कुल अलग थी। उस वक्त लोग ग्रामीण जीवन को प्राथमिकता देते थे। कुल आबादी का सिर्फ 10% हिस्सा शहरों में बसता था, बाकी 90% लोग गांवों में रहकर ही अपनी सादगी भरी जिंदगी जीते थे। गांव की लाइफस्टाइल बहुत सरल और आत्मनिर्भर हुआ करती थी। ज्यादातर लोग खेती पर डिपेंडेंट थे, इसलिए हर गांव में पानी की व्यवस्था बहुत जरूरी थी। जहां नेचुरल तालाब थे वहां जीवन आसान था, लेकिन जहां तालाब नहीं थे वहां लोग खुद तालाब बनवाते थे ताकि बारिश का पानी उसमें इकट्ठा किया जा सके। खेतों की सिंचाई का मुख्य साधन बारिश का पानी हुआ करता था। हर गांव अपने आप में अनोखा और खास हुआ करता था। आपको बता दें, उस समय के बाजार भी बड़े दिलचस्प हुआ करते थे। हालांकि आज की तरह शॉपिंग मॉल या ऑनलाइन डिलीवरी का जमाना नहीं था, फिर भी गांव में छोटी मोटी दुकानों में जरूरत की चीजें जैसे कपड़े, मसाले, खाने का सामान, इत्र और पूजन सामग्री मिल जाती थी। इन्हीं बाजारों की सादगी और आत्मनिर्भरता उन्हें बहुत खास बना देती थी। उस समय लोग सामान खरीदने के लिए सिर्फ पैसे का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि अगर किसी के पास मुद्रा नहीं थी तो वो अपने सामान के बदले कुछ और चीज दे देते थे, जैसे कपड़े खरीदने के लिए गेहूं या फल के बदले चावल। ये तरीका बहुत आम था और बिजनेस को आसान बनाता था। अब बात करें न्याय व्यवस्था की, तो उस समय पंचों का बहुत बड़ा हाथ था। हर गांव में एक पंचायती व्यवस्था होती थी, जहां गांव की छोटी मोटी समस्याओं का समाधान पंच करते थे। पंच आमतौर पर वे लोग होते थे जिनका गांव में अच्छा रुतबा और सम्मान था। भले ही हर गांव किसी न किसी राजा के अधीन होता था, लेकिन गांव की ज्यादातर समस्याएं राजा तक नहीं पहुंच पाती थी, जिनका समाधान पंचों के फैसलों से ही कर दिया जाता था। मतलब पंचायती सिस्टम ने गांव को न्यायपूर्ण बना दिया था। उस समय रोजगार के साधन आज जैसे नहीं थे। लोग खेती पर ही डिपेंडेंट थे और इसी कारण पीढ़ी दर पीढ़ी लोग अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन यानी पारंपरिक बिजनेस को आगे बढ़ाते थे। जैसे अगर कोई बढ़ई था तो वह अपने बच्चों को कारीगरी सिखाता था, या अगर कोई चित्रकार था तो वह भी अपने बच्चों को यही कला सिखाता था। वहीं बात करें उस समय की शिक्षा व्यवस्था की, तो उस समय लोगों की पढ़ाई लिखाई गुरुकुलों के जरिए होती थी। स्टूडेंट न केवल अपने देश से बल्कि कई विदेशी देशों से भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत के गुरुकुल में आते थे। गुरुकुलों में अलग अलग विषयों की शिक्षा दी जाती थी और यही वो दौर था जब ज्ञान का आदान प्रदान सच्चे गुरु और शिष्यों के बीच होता था। और सबसे मजेदार बात, उस समय की शादी किसी त्योहार से कम नहीं होती थी। जी हाँ, त्योहार दरअसल उस समय शादी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार था। हमारे मॉडर्न भारत में शादी एक दिन में हो जाती है, लेकिन 1000 साल पहले शादी और उसके फंक्शन किसी एक दिन में नहीं बल्कि 7 से 10 दिनों तक चला करते थे। बारात का आना, संगीत और सभी फंक्शन में 4-5 दिन तो निकल ही जाते थे। और यह भी ध्यान देने वाली बात है कि उस समय गांव में या एक ही गोत्र में शादी नहीं होती थी, इसलिए हर शादी दूसरे गांव या गोत्र में ही हुआ करती थी। किसी एक की शादी में पूरा गांव होता था, जैसे बारात उन्हीं के घर आ रही हो। आपको बताएं, आज के जैसे तब कारखाने और फैक्ट्रियां नहीं होते थे और इस कारण उस समय के लोग एयर पॉल्यूशन के बारे में नहीं जानते थे। उस समय का जीवन बहुत शुद्ध और शांतिपूर्ण था।
जिसमें सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर खुश रहते थे। अगर हम 1000 साल पहले के भारत की बात करें तो वो वाकई एक अलग ही दौर था। उस समय ढेर सारी चुनौतियां थी, सादगी थी, लेकिन लोगों में जो उत्साह और दरियादिली थी वो आज कहीं खो सी गई है। आपकी नजर में 1000 साल पहले का भारत या आज का भारत कौन सा ज्यादा बेहतर है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।